हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। यहाँ पे आज हम देखेंगे यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ लेखा एग्जाम होता है उसमें अपन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पद ग्रहण काल नियम देखेंगे, है ना। तो पद ग्रहण काल नियम क्या होता है, मतलब पद ग्रहण करने के बीच जो समयावधि दी जाती है उसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे पद ग्रहण काल बोलते हैं। तो ये कब लागू हुआ था? 15 मई 1982 को, या फिर कैसे याद रखो यहाँ पे ट्रिक के साथ, यहाँ पे मिड मई, है ना। मिड मई को लागू हुआ था यहाँ पे। मिड मई मतलब 15 में आपको याद आ जाएगा 1982। ये हो गया अपना। उसके यहाँ पे छत्तीसगढ़ पद ग्रहण काल नियम 1982, है ना। प्रश्न क्या बोला यहाँ पे? छत्तीसगढ़ पद ग्रहण काल नियम 1982 के सामान्य प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। पद ग्रहण काल क्या है, पद ग्रहण काल किन किन दशाओं में कितना देय होता है, पद ग्रहण काल कब नहीं होता, ये सब के बारे में बताना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे नियम नंबर 1, है ना। तो पद ग्रहण काल का संक्षिप्त नाम क्या है, कैसा है, प्रभावशील होने की तिथि, लागू होना, ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं ना। तो नियम 1, तो इसको संक्षिप्त नाम क्या है? छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पद ग्रहण काल नियम 1982 है। कब से प्रभावशील है? यहाँ पे 15 मई, मिड मई 1982 से यहाँ पे, है ना। तो ये किसके ऊपर लागू होते हैं? यहाँ पे सिविल सेवा में कार्य समस्त शासकीय सेवकों पर लागू होते हैं। परंतु संविदा वाले पर लागू होते हैं क्या? नहीं, संविदा वाले पर लागू नहीं होते। अंशकालीन रूप से नियुक्त वाले को लागू होते नहीं होते। कार्यभर्ती स्थापना के ऊपर लागू नहीं होते। यहाँ पे दैनिक दर वाले के ऊपर लागू नहीं होते। यहाँ पे आकस्मिक वेतन पाने वाले पर लागू नहीं होते। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ रेगुलर अधिकारी कर्मचारी ऊपर ही लागू होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? पद ग्रहण काल की परिभाषा क्या होती है? अगर हम परिभाषा देखते हैं यहाँ पे, तो शासकीय सेवक को लोकहित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाने पर, या जैसे मान चलो एक बंदा रायपुर में, उसका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ? दुर्ग में, है ना। दुर्ग में ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो ये दोनों के बीच की जो समयावधि यहाँ पे जो दी जाती है, यहाँ पे सामान पैकिंग करने, है ना, फैमिली को स्थानांतरित करने या स्वयं स्थानांतरित होने, यहाँ पे ये जो कालावधि, इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे पद ग्रहण काल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। या उनके मुख्यालय में परिवर्तन कर दिए जाने अथवा कार्यालय से एक कार्यालय दूसरे कार्यालय में स्थानांतरण होने पर नए पद, है ना, में कार्यभार संभालने के लिए जो समय दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पद ग्रहण काल बोलते हैं, है ना। तो दो स्थानों के बीच की, है ना, जो समयावधि रहती है यहाँ पे ज्वाइनिंग से पूर्व तक के का, है ना, यहाँ से रिलीफ के बाद और यहाँ ज्वाइनिंग से पूर्व तक की जो समयावधि होती है उसे क्या बोलते हैं अपने यहाँ पे? पद ग्रहण काल बोलते हैं, है ना। ये हो गया अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे? नियम 3 के अनुसार यहाँ पे शासकीय सेवकों के स्थानांतरण पर, है ना, पद ग्रहण काल की पात्रता का वर्णन कीजिए, है ना। मान के चलिए यहाँ पे बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति या अन्य शासन में स्थानांतरण प्रदान करते, इसका सार यही बोल रहा है, जैसे आप सीजी के एम्प्लॉय हैं, आपको किसी कारणवश यहाँ पे कुछ विशेष सेवा देने के लिए यहाँ पे एमपी में आपको क्या कर दी गई? यहाँ पे पोस्टिंग कर दी गई। यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ से एमपी गए आप, तो यहाँ पे जो मतलब जो रूल्स लागू होंगे यहाँ पे संबंधित कर्मचारी के ऊपर, वो एमपी के लागू होंगे, ना कि छत्तीसगढ़ के। ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ना। वही बोल रहे हैं यहाँ पे बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति या अन्य शासन में स्थानांतरण करने पर पद ग्रहण काल। तो मतलब क्या हो रहा है? जबकि शासकीय सेवक को बाह्य सेवा प्रतिनियुक्ति या दूसरे शासन के तहत नियुक्ति किया जाता है, तो उन पर बाह्य नियोजक के नियम लागू होंगे। इसी प्रकार जब किसी अन्य शासन अथवा स्थानीय निधि के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के अधीन नियुक्ति दी जाती है अथवा छत्तीसगढ़ शासन के अधीन पदस्थ किया जाता है, तो उन्हें उस शासकीय सेवक को पदभार ग्रहण करने के लिए इस नियम का लाभ मिलेगा। परंतु सेवा की शर्तों में यह शर्त हो कि उन्हें पुराने स्थान पर लागू होना नियम तक पद ग्रहण काल दे होगा, तो ऐसे समय में इस नियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पे। इसका देखिए यहाँ पे नियम 4.1, नियम 4.1 क्या बोलते हैं यहाँ पे? पद ग्रहण काल दे होने की परिस्थिति, है ना। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसी शासकीय सेवा के स्थानांतरण लोकहित होना चाहिए, तभी उसको ये जो पद ग्रहण काल के जो सब सुविधाएं होती है वो दे होगी यहाँ पे। और मान लीजिए कोई, है ना, कोई शासकीय सेवक रिटायरमेंट होने वाला और 180 दिन, मात्र 6 महीना बचे हैं उसके रिटायरमेंट को, तो यहाँ पे जो पद ग्रहण काल की जो सेवाएं जो दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पे केवल यात्रा में लगने वाला समय का लाभ मिलेगा। जैसे यहाँ पे रायपुर से दूर ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, तो रायपुर दुर्ग आने मान चलो उसको लग रहा है 1 दिन, तो 1 दिन का इसको यहाँ फायदा दिया जाएगा। वो 10 दिन 15 दिन जो दिया जाता है वो इसमें नहीं दिया जाएगा, है ना, क्योंकि बचा कितना? 180 दिन बचा उनको रिटायरमेंट को। तो ये हो गया। अब नियम 4.2 क्या बोलता है? नियम 4.2 क्या बोलता है यहाँ पे? नियम 4.2 क्या बोलता है? किसी स्थापना में, हाँ, ये नियम 4.2 वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब किसी स्थापना में कमी के फलस्वरूप, जब स्थापना में क्या हो गई? कमी हो गई है ना, शासकीय सेवक को दूसरे जगह संविलीन किया जाता है। मतलब मान चलिए यहाँ पे स्थापना में कमी हो गई, मान चलो यहाँ पे आपका अंबिकापुर हो गया, अंबिकापुर में बहुत स्टाफ की कमी है ना, पर रायपुर में स्टाफ अधिक है, तो रायपुर से किसको क्या किया जाएगा? संविलीन किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति कहाँ किया जाएगा? अंबिकापुर में किया जाएगा, है ना। किसी स्थापना में कमी के फलस्वरूप शासकीय सेवक को दूसरे जगह संविलीन किया जाता है या उन्हें नियुक्ति दी जाती है, तो नियुक्ति अथवा संविलीन आदेश यदि कार्यरत अवधि में नहीं मिल, है ना, अवधि में ही मिल जाता है। यदि कार्य, जैसे यहाँ कार्य कर रहा है, यहाँ पे कार्यरत अवधि में उसको नियुक्ति संविलीन मिल जाता है, तो
उसे पूरे पद ग्रहण काल का लाभ दे होगा, है ना। यहाँ काम कर रहा था, अब नियुक्ति संविलियन आदेश अंबिकापुर के लिए मिल गया उसको, तो वो पद ग्रहण काल का लाभ उसको मिलेगा। यदि उसे पुराने कार्यालय से पृथक होने के बाद 30 दिन के अंदर आदेश प्राप्त होता है और शासकीय सेवक दूसरे नए स्थान पर उन्हीं 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लेता है ना। अब यहाँ पे मान चलिए, यहाँ पे ये जो संविलियन आदेश है यहाँ पे ना, वो 30 दिन इसको कितने मिला यहाँ पे, प्लस 30 दिन बाद मिला यहाँ पे, और 30 दिन बाद मिला, और 30 दिन के अंदर ही यहाँ क्या कर लिया, अंबिकापुर में क्या कर लिया, यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लेता है। तो उन 30 दिनों की अवधि को बिना वेतन भत्ते के, है ना, पद ग्रहण काल के रूप में माना जाएगा, है ना। तो क्योंकि 30 दिन टाइम मिला था, 30 दिन अंदर उसने ज्वाइनिंग कर लिया यहाँ पे, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे, 30 दिन की अवधि को बिना वेतन भत्ते के पद ग्रहण काल के रूप में क्या किया जाएगा, उसको माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। परंतु ऐसे कर्मचारी की सेवा कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए, है ना। कितने वर्ष यहाँ पे, मतलब उसकी परीक्षा अवधि समाप्त हो जानी चाहिए, है ना। क्योंकि रायपुर से कहाँ जा रहा है, यहाँ पे अंबिकापुर जा रहा है, तो वो 3 वर्ष उसके मतलब रायपुर में बीते हुए होने चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। यदि 3 वर्ष से कम की सेवा है तो उसे बिना वेतन भत्ते के पद ग्रहण काल भी दे नहीं होगा ना। 3 वर्ष का मतलब पद ग्रहण काल भी नहीं देंगे भैया उसको ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वेतन भत्ते छोड़ो, पद ग्रहण काल भी नहीं मिलेगा, जा तुरंत ज्वाइनिंग करो आप, है ना। स्टेट हो जाएगा नियम 4.2, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे नियम 4.3, है ना। नियम 4.3 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब कोई शासकीय सेवक उचित माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर प्रतियोगिता परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होकर शासन के अधीन ही दूसरे कार्यालय में नियुक्त होता है ना। जैसे मान चलो कोई बंदा AG2 है ना, AG2 है, वो PSC के थ्रू क्या बन जाता है, यहाँ पे आबकारी इंस्पेक्टर बन जाता है। पर उसने क्या किया था यहाँ पे, है ना, किसी डिपार्टमेंट में AG2 में जो पद में था यहाँ पे, उसने पहले क्या किया था यहाँ पे, अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया था ना। तो अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया है तो उसको स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक होने पर पूरे पद ग्रहण काल का लाभ मिलेगा ना। पूरे जो भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे AG3 से PSC के थ्रू क्या हो, यहाँ पे आबकारी इंस्पेक्टर बन गया, AI बन गया यहाँ पे, आबकारी इंस्पेक्टर यहाँ पे, है ना। तो AI बन गया यहाँ पे, तो AI बनने पर जो ये पद ग्रहण काल की जो वो फायदा है उसको मिलेगा, क्योंकि वो शासन से शासन में ही जा रहा है ना, शासन में जा रहा है यहाँ पे, है ना। किंतु यदि, है ना, तो बिना, है ना, तो ये 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण नहीं की है ना। यदि 3 वर्ष से पूरा, मान लो AG3 में उसका 3 वर्ष पूरा नहीं हुआ, तो उसको पद ग्रहण काल, है ना, बिना वेतन भत्ते देगा। पद ग्रहण काल तो मिलेगा, जो भी ज्वाइनिंग उसको टाइमिंग को मिलेगा, पर वेतन भत्ते मिलेंगे क्या, नहीं, वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे। वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे क्योंकि उसका परीक्षा अवधि ही कंप्लीट नहीं हुआ भाई। पद ग्रहण काल दिया जाएगा परंतु वेतन भत्ते नहीं जाएंगे। पद ग्रहण काल मिलने का फायदा क्या है उनको, है ना, संबंधित नई पोस्ट में ज्वाइनिंग के लिए समय दिया जाएगा। ये हो गया यहाँ पे। अब नियम 5 क्या बोलता है यहाँ पे, है ना, ये होता है पूर्वाहन अपराहन, पूर्वाहन और क्या होता है, एक अपराहन, है ना, अपराहन, है ना। यदि आप 12 बजे से पहले ज्वाइनिंग कर लेते हो तो आपका उसी दिन में ज्वाइनिंग कहलाएगा जिस दिन आप ज्वाइनिंग करने गए हो। यदि आप 12 बजे से बाद में ज्वाइनिंग कर रहे हो तो ये नेक्स्ट डे काउंट होगा। जैसे मान चलो आपको ज्वाइनिंग करना था यहाँ पे 12 जून को करना था आपको ज्वाइनिंग यहाँ पे, तो 12 जून को आप कब गए यहाँ पे, 12 बजे से पहले चले गए किसी ऑफिस में ज्वाइनिंग लेने के लिए, तो आपको उसी दिन 12 जून ही काउंट होगा। अगर आप 12 बजे के बाद गए तो ये आपका 13 जून कहलाएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग क्या करेगी, 13 जून। इसलिए अपन कभी आवेदन लिखते हैं तो पूर्वाहन अपराहन जिक्र करना वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, शासकीय सेवक जिस दिन पूर्वाहन में कार्यभार, है ना, पुराने स्थान में सौंपता है तो उसी दिन पदग्रहण काल प्रारंभ हो जाएगा ना। यदि, है ना, यदि पूर्वाहन में आवेदन दे दिया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो उसी दिन से पदग्रहण काल चालू हो जाएगा। यदि अपराह्न में कार्यभार सौंपता है तो दूसरे दिन से पदग्रहण काल चालू होगा ना, भले ही दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश ही क्यों ना हो, है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्वाहन में सौंपेगा तो उसी दिन और अपराह्न में सौंपता है तो अगले दिन, है ना। ये हो गया अपने यहाँ पे नियम 5.2, है ना, नियम 5.2, है ना। स्थानांतरण के फलस्वरूप पदग्रहण काल की गणना प्रत्येक परिस्थितियों में उसके पुराने मुख्यालय से प्रारंभ की जाएगी। भले ही शासकीय सेवक नए स्थान पर दौरे पर रहने के फलस्वरूप नए स्थान पर ही स्थानांतरण आदेश प्राप्त किया, है ना। तो यहाँ पे मान चलो यहाँ पे रायपुर से किसी का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे मान चलो यहाँ पे बस्तर में हुआ है, यहाँ पे। अब वो पहले से ही बस्तर में है, किसी दौरे में गया हुआ है और उसको यहाँ पे उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, तो वो गणना पुराने कार्यालय से ही की जाएगी, रायपुर से ही की जाएगी। ऐसा नहीं कि बस्तर में तो उसकी जो पदग्रहण काल कितने है वो कम कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो रायपुर से ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, और उतना ही जितना मिलता है यथोचित उतना ही मिलेगा ना। अभी कितना क्या क्या मिलता अपन आगे देखेंगे। नियम 5.3, है ना, यदि एक ही स्थान में एक कार्य से दूसरे कार्य, मान लो सब डिवीजन नंबर 1 है और सब डिवीजन नंबर 2 में जा रहा है, दोनों आजू बाजू के ऑफिस हैं, तो सिर्फ एक दिन का पदग्रहण काल की पात्रता होगी, है ना।
एक ही स्थान शासन यहाँ पे नगर पालिका या नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र से है। नियम 5(4) क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब नियम 5(4) क्या बोल रहा है यहाँ पे, नियम 5(4) क्या बोल रहा है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान, जब एक स्थान दूसरे स्थान होता है जहाँ पर निवास स्थान बदलने की आवश्यकता पड़ती है ना, तो नीचे दर्शानुसार पदग्रहण की पात्रता होगी। यदि पदग्रहण तत्काल बाद अर्थात समाप्ति के दूसरे दिन सार्वजनिक अवकाश है ना हो तो लाभ, तो उसका भी उन्हें दिया होगा। सार्वजनिक अवकाश समाप्ति के पश्चात ही नए पद पर कार्यभार करने। मान लो आपको दिया 12 दिन है ना, 12 दिन, और 13वें और 14 दिन क्या पड़ देगा यहाँ पे, शनिवार रविवार पड़ गया, तो आपको 15 तारीख ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। इससे आपके पदग्रहण काल में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये। अब ये जो चार्ट है इसको विशेष तौर पर याद रखना है यहाँ पे। पुराने स्थान से नए स्थान के बीच की दूरी है ना, मान चलो यहाँ पे 1000 किलोमीटर है, तो इसमें पदग्रहण काल कितना दिया जाएगा, 10 दिन यहाँ पे है ना। यदि 200 किलोमीटर से अधिक सड़क मार्ग जाना पड़ेगा आपको, तो 12 दिन मिलेगा, 2 दिन और बढ़ जाएगा यहाँ पे। 1000 से 2000 किलोमीटर है तो 12 दिन हो जाएगा यहाँ पे, तो 12 से 15 दिन हो जाएगा यहाँ पे। यदि 200 किलोमीटर आप सड़क मार्ग से करते हैं, ये 15 दिन है तो कितना जाएगा, 15 का 15 दिन है, 2000 किलोमीटर से अधिक है तो 10 से 12, फिर 12, फिर 12 से 15, फिर 15, फिर 15 से 15, ये स्टेप से चल रहा है यहाँ पे। वायुयान से करो तो अधिकतम 12 दिन ही मिलेगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे नियम 5(5), नियम 5(5) क्या बोलता है, यदि अपरिहार्य है ना, अपरिहार्य कारणों से नियम 5(4) में दर्शाए अनुसार देय होने वाले पदग्रहण काल की अवधि यदि बढ़ जाती है तो 30 दिन की अवधि तक को विभागाध्यक्ष पदग्रहण काल के रूप में मान्य कर सकते हैं ना। तो 30 दिन की अवधि को ना, 30 दिन की अवधि को विभागाध्यक्ष पदग्रहण काल में मान्य करता है, और 30 दिनों से अधिक की अवधि होने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा पदग्रहण काल के रूप में मान्य किया जाएगा ना। तो अगर एकदम कठिन परिस्थिति तो विभागाध्यक्ष 30 दिन का यहाँ पे छूट दे सकते हैं, यहाँ पे 30 दिन की छूट दे सकते हैं यहाँ पे। और यदि 30 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो प्रशासकीय विभाग द्वारा है ना, तो प्रशासकीय विभाग द्वारा पदग्रहण काल के रूप में मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य कारणों से आशय, आकस्मिक घटना, दैवीय विपत्ति, हड़ताल, ये सब अगर हो गया तो यहाँ पे है ना, तो 30 दिन दे सकते हैं यहाँ पे है ना, 30 दिन दे सकते हैं अपरिहार्य कारणों में ना, ऐसा नहीं कि हमेशा है ना। इसका सामान्य यह है कि कम से कम 8 दिन तैयारी के लिए और शेष अवधि आने जाने और विविधता फलस्वरूप होगी है ना। तो ये हो गया अपना यहाँ पे। आगे चलते हैं यहाँ पे नियम 6 है ना। नियम 6 के पदग्रहण काल नियम 5(4) के तहत देय होने वाले पदग्रहण काल की अवधि का पूरा लाभ उठाए बिना कोई शासकीय सेवक, अगली बात है यहाँ पे आपको मिला है यहाँ पे 15 दिन मिला है, आप 2 दिन में ज्वाइनिंग कर ले तो बाकी के बचे 13 दिन का फायदा तो आपको मिलेगा। तो ये 13 दिन आप किस में जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ईएल है ना, ईएल अवकाश जो स्वीकृत होता है उसमें जुड़ जाएंगे है ना। तो जिस दिन तो लाभ नहीं उठा पाया उसे अर्जित अवकाश खाते में अधिकतम जमा हो जाएगा यहाँ पे। 15 दिन संचय सीमा के अधीन जमा किया जाएगा। यह नियम शासन के आदेश 6 अक्टूबर 1989 में संशोधन के द्वारा लागू किया गया है ना। तो इसको अपने को डेट को याद रखना है, दिनांक 6/10/1989 है ना, ये हो गया। नियम 6 क्या बोलता है ना, नियम 6 क्या बोलता है, नियम 6 ये बोलता है कि है ना, पदग्रहण काल के अनुक्रम में अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार का अवकाश दिया जा सकता है ना। पदग्रहण काल अनुक्रम में अवकाश को छोड़कर अन्य प्रकार का अवकाश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पदग्रहण काल के अवधि अवकाश दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम 6(3) है ना। नियम 6(3) क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, संक्रमण काल, मतलब जब कोई शासकीय सेवक स्थानांतरण के फलस्वरूप संक्रमण काल में हो, अर्थात पुराने पद पर कार्यभार सौंपने के पश्चात पदग्रहण काल का लाभ उठा रहा हो और उसी भी दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के बाबत आदेश प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जिस दिन उसे आदेश प्राप्त हुआ उस दिन तक शासकीय सेवक को जितने दिनों का पदग्रहण काल का लाभ उठा लिया उसे छोड़कर दूसरे दिन से नए सिरे से पद। ये कुछ ऐसा बोल रहा है जैसे यहाँ पे आप रायपुर में पोस्टेड हो, आपकी पोस्टिंग हो गई यहाँ पे अंबिकापुर है ना, आप इस तैयारी में लगे हुए बीच में यहाँ पे, पर उसी दौरान आपको एक और नया आदेश निकल जाता है और नया आदेश के तहत आपको फिर से यहाँ कहाँ कर दिया, बस्तर कर दिया जाता है ना। अब आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, बस्तर में, तो फिर से नए सिरे से भाई पदग्रहण काल मिलेगा। ऐसा नहीं कि इससे माइनस करके घटा जोड़ा, ऐसा नहीं होगा ना, आपको नई जगह ट्रांसफर होता नए सिरे से फिर वही वो जितना दिन मिलता है वो मिलेगा यहाँ पे। तो ये समझने वाली बात है ना। अब नियम 7 देखते हैं यहाँ पे। नियम 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे, पदग्रहण काल में वेतन भत्ते है ना। पदग्रहण काल में वेतन भत्ते, यहाँ पे पुराने स्थान प्राप्त वेतन भत्ते की दर पदग्रहण काल में वेतन भत्ता दे होगा, परंतु है ना पदग्रहण काल में वेतन भत्ता मिलेगा पर क्या क्या नहीं मिलेगा, यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, वाहन भत्ता नहीं मिलेगा ना।
है ना। तो पदग्रहण काल में वेतन भत्ता मिलेगा, पर यात्रा भत्ता, वाहन भत्ता नहीं मिलेगा, है ना। इसको विशेष तौर पर अपने क्या रखना है। तो ये अपना हो गया नियम 7 तक अपन ने पढ़ा यहाँ पे। तो अभी तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।